वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जनसंचार माध्यम और लेखन। हमारे एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका पहला चैप्टर है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम क्या है, इसको हम पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, ये जानने की आवश्यकता है कि जनसंचार होता क्या है। जनसंचार मतलब लोगों के पास जब हम सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं, उनको जानकारी देने का काम करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए उसका कोई ना कोई माध्यम हमारे पास होना आवश्यक है। और उन्हीं माध्यमों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संचार का हम लोग परिचय लेते हैं। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं, जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतरवैयक्तिक समूह संचार और जनसंचार प्रमुख हैं। अंतरवैयक्तिक मतलब स्वयं के अपने विचार, अंतरवैयक्तिक दो लोगों के परस्पर अपने विचार, और समूह संचार समूह में अपने विचारों की प्रस्तुति। इस प्रकार ये जनसंचार के प्रमुख पार्ट हैं। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत जरूरी है। जनसंचार माध्यम हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इसकी बात करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। मोबाइल फोन है आपके पास, ये भी जनसंचार का ही एक माध्यम है। तुरंत घटना घटित होती है और हमें उसकी सूचना मिल जाती है। ये सब पहले संभव नहीं था। अगर वहाँ किसी टेलीविज़न समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती है। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। हम क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाएं, लेकिन घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण यानी लाइव देख सकते हैं। आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार से हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं के, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री विलंबर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। संचार के तत्व कौन कौन से हैं? संचार एक प्रक्रिया है
इस प्रक्रिया में कई तत्व शामिल हैं। इनकी बात करते हैं। सबसे पहले स्रोत संचारक, स्रोत या संचारक। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे हमें किताब की ज़रूरत होने पर जैसे ही हम किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किताब मांगने के लिए हम अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। दूसरे नंबर पे स्रोत के बाद आता है कूटीकृत या एनकोडिंग। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश उसे भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। तीसरा इसका चरण है संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। मैसेज के नाम से हम संदेश को जानते हैं। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। इसकी चौथा इसका जो बिंदु है वह है माध्यम या चैनल, जिसे हम कहते हैं। संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता या रिसीवर, प्राप्तकर्ता को हम क्या कहते हैं? रिसीवर। यह प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। हमारा अगला बिंदु है फीडबैक। जो भी हम कार्य करते हैं उसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं वो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगला हमारा बिंदु है शोर। संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती है। इन बाधाओं को शोर
यानी नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। दो व्यक्ति यदि बात कर रहे हैं और यदि वहां पर बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, शोर करने लगे, तो आपस में वो अपना कम्युनिकेशन भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसा हम सामान्य रूप से अपने घरों में भी देखते हैं और ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। संचार के प्रकार, संचार विभिन्न प्रकार के होते हैं पर वे परस्पर काफ़ी मिले जुले होते हैं। इन्हें अलग करके देखना कठिन होता है। संचार के निम्नलिखित रूप हैं। सबसे पहले सांकेतिक संचार। संकेतों के द्वारा जो हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो सांकेतिक संचार के रूप में जाने जाते हैं। इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं हम। जब तक हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं तो इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना मौखिक संचार का उदाहरण है। मौखिक संचार के समय चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों की मुद्राओं की मदद ली जाती है। खुशी, प्रेम, डर आदि अमौखिक संचार द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल जो होता है उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं तो यह भी एक संचार है। यह होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। जब हम मन ही मन किसी ऐसे व्यक्ति को, अज्ञात व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो अभी हमारे पास नहीं है लेकिन हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अगला है, इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, वह स्वयं ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। इबादत या पूजा करते हैं तो ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय हमारे अंतर मन में केवल उस ईश्वर से ही हमारा संवाद चलता है। संवाद करने वाले भी हम हैं और जो सुनने वाला है वो हमारे सामने न होते हुए भी हमारे अंतर मन में वो स्थित होता है। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का जो संचार है उसे हम अंतर्वैयक्तिक संचार के नाम से जानते हैं। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। अंतर्वैयक्तिक संचार से ही किसी अन्य संचार की शुरुआत होती है। तीसरे नंबर पे आता है समूह संचार। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है, संपूर्ण समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहिसों के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी समूह संचार का ही एक उदाहरण है। अगला है हमारा जन संचार। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट, ये आजकल के प्रचलित जनसंचार के माध्यम हैं। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार
वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती है। तो ये हमारे विशेष जनसंचार के साधन हैं। जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की विशेषताएं निम्नलिखित है। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार के साधनों की अन्य विशेषताओं की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम अगेन। पिछले वाली क्लास में हमने बात की थी जनसंचार के महत्वपूर्ण साधनों की। अब हम बात करते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता, जो संचार करने वाला है वह संचारक कहलाता है, प्राप्तकर्ता जो उसे प्राप्त करता है, उस सूचना को लेता है, के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, ये जन सामान्य के लिए होता है, और कोई न कोई संस्था इसको निकालने का काम करती है, कोई संगठन इसके लिए आवश्यक है। या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों के ढेर सारे द्वारपाल, गेट कीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या वह व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। कौन सी सामग्री जाने योग्य है और कौन सी नहीं है, तो इस काम को कौन अंजाम देता है? द्वारपाल। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाजत दे। जनसंचार के कार्य। जनसंचार के मुख्य कार्य भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे पहला है सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सजग बनाना। तीसरा बिंदु है हमारा मनोरंजन करना। तीसरा कार्य जनसंचार के माध्यमों का मनोरंजन करना है। पहला सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना और तीसरा मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। चौथा है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं,
तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। पांचवा बिंदु है हमारा निगरानी करना। पांचवा कार्य है निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है। छठा हमारा बिंदु है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। टीवी में हम डिबेट देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में सब आके अपने अपने विचार वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जो भी एजेंडा होता है, ज्वलंत कोई मुद्दा होता है, जैसे अभी एक हाथरस की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में चर्चा चल रही है, उसके लिए अपने अपने व्यूज जो विचारक आते हैं वो वहाँ पर मुद्दे में रखते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुँचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। भारत में जनसंचार माध्यमों का इतिहास बहुत पुराना है। इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में मिल जाते हैं। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी की युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, वह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी वह महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार पत्र पत्रिकाएं जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविजन की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान की ही पत्रकारिता कहा जाता था। पत्रकारिता के सोपान, मुख्य चरण कौन कौन से हैं? समाचारों को संकलित करना है पहला, दूसरा उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना है, तीसरा पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक उसे पहुंचाना। इन 3 चरणों से होकर और पत्रकारिता का कार्य पूर्ण होता है। यद्यपि ये तीनों काम परस्पर जुड़े हुए हैं, पर पत्रकारिता के अंतर्गत पहले 2 कामों को शामिल किया जाता है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी एक या 2 विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्त कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो
या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। अगला हमारा पत्रकारिता से संबंधित जो बिंदु है वो भारत में अखबारी पत्रकारिता का आरंभ। ये कब हुआ था? भारत में अखबारी पत्रिका की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था, जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदत्त मार्तंडवी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त हैं। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। यह हमने बात की उस समय निकाले जाने वाली जो पत्रिकाएं थी उनके बारे में और उन महापुरुषों के बारे में जो उनका संपादन करते थे। अब आप बात करेंगे हम स्वतंत्र भारत के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। इसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम अगेन। इससे पहले हमने बात की थी जो महान समाचार संपादकों हैं उनके द्वारा महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स निकाले गए, पत्र पत्रिकाएं निकाली गई। अब हम जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उस समय के उनकी बात करते हैं। आज़ादी के बाद प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी है। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सचिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अग्गे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, ये आप देख सकते हैं। सबसे अब बात करते हैं रेडियो की। हमारा जनसंचार का जो श्रव्य माध्यम है जिसे जन सामान्य के द्वारा सुना जाता है उसका नाम रेडियो है। तो प्रिंट मीडिया के बाद, प्रिंट माध्यम के बाद सबसे पहले इसी का नाम आता है। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम इसको सुनते हैं। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई हैं, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है।
रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांवों में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविजन की तुलना में यह बहुत सस्ता भी है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा माध्यम टेलीविजन। आज टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। रेडियो केवल श्रव्य माध्यम था, लेकिन टेलीविजन श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का माध्यम हमारे लिए हो जाता है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए, जिन्हें 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था, लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए, लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया। इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। तो आपका ये जो दूरदर्शन नाम है, ये कब से प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1976 से। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वे देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता के सुधार में प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। टेलीविजन के उद्देश्य। टेलीविजन के क्या क्या उद्देश्य हैं? सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देना, ये सब कार्य टेलीविजन का है। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया, क्योंकि ये सरकारी गवर्नमेंट चैनल के अंतर्गत इसे माना जाता था और ये आज भी उसी के अंडर में, उसी के नियंत्रण में अपनी सूचनाएं पहुंचाता है। निष्पक्ष सूचना देने का काम हम इसको सूचना देने का कार्य के रूप में हम इसको नहीं मान सकते। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। इसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। जहां
पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे जहां टेलीविजन समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ, वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। और प्रायः ये सब बातें हम आज भी न्यूज़ चैनल्स को जब हम सुनते हैं तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। अगला है हमारा सिनेमा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने के अन्य कार्य नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा है। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। ये पुरानी जो मूवी हैं उनके कुछ चित्र हैं यहाँ पर। ये राज कपूर देख सकते हैं आप। नरगिस। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है, जिनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है आजकल। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। ये मूक फिल्म थी जिसमें वर्डिंग नहीं होती थी, बोलते नहीं थे कलाकार। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनने लगी। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद की बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ आज़ादी मिलने के बाद, जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, साहिराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने तथा लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी फिल्में बनती है और खूब चलती है। और इसके बाद सबसे हमारा जो आज का आधुनिक लोकप्रिय माध्यम है जनसंचार का, वह है इंटरनेट। इसमें सब कुछ समाहित है, संपूर्ण संसार इसके अंदर है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाली अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपनी मतलब की सामग्री को खोज सकते हैं। यह एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं, आप सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसों में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कवर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी है। हर माध्यम में कुछ गुण या कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विश्व ग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ खामियां भी है।
पहली खामी तो यही है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई है। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोज़मर्रा के खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगी है। खरीद फरोख्त के हमारे फैसलों तक पर विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। टिकट बुक कराने और टेलीफोन का बिल जमा कराने से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहां एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में यह जरूरी है कि अब जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखना चाहिए। इससे संबंधित जो PDF है वो आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।